स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द कोर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कोर इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है फरवरी के मंथ के समय में। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स कोर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो आईआईपी इंडेक्स का जो डाटा है उसको रिलीज किया गया है। आईआईपी इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और इसका जो 40% का जो वेटेज है वो आपको कोर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू में देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कोर इंडस्ट्री का जो स्टेटस है वो दिया गया है। तो आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आईआईपी इंडेक्स के अंदर जो 40% वेटेज है उसको सिक्योर किया गया है और उन्हीं के अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला फरवरी के मंथ के समय में। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे डबल जो डिजिट के अंदर जो ग्रोथ है वो भी देखने के लिए मिला है फरवरी के मंथ के समय में। तो आप देखिए कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। 3 इंडस्ट्री आपको जो सी अल्फ़ाबेट है उसके थ्रू में आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि जो सीमेंट का जो इंडस्ट्री है, कोल का जो इंडस्ट्री है, सीमेंट का जो इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो क्रूड ऑयल का जो इंडस्ट्री है वो आपको यहाँ पे एज ए कोर इंडस्ट्री के रूप से देखने के लिए मिलता है। अगर हम 2 इंडस्ट्रीज़ के बारे में और बात करें तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी है और फर्टिलाइज़र है, जो कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और कोर इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि हाउस होल्ड का जो कंजप्शन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का आपको काफ़ी हाई है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी के सेक्टर का, जो 3 इंडस्ट्री हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा कोर इंडस्ट्री के पार्ट के रूप से। आप देखिए कि जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए इंडिया जाना जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में, तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया है एज ए कोर इंडस्ट्री के रूप से। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के अलावा आपको यहाँ पे जो स्टील का जो इंडस्ट्री है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टील का जो इंडस्ट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके अलावा आप देखिए कि जो नेचुरल गैस है उसको भी यहाँ पे एज ए कोर इंडस्ट्री के रूप से शामिल किया गया है। तो इन्हीं कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ फरवरी के मंथ के समय में। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, आपको आईआईपी इंडेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में कि आईआईपी इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो क्या है। एक तो आपको यहाँ पे बताना है कि आईआईपी इंडेक्स को जो मेजर किया जाता है किस बेस ईयर के बेसिस पे इसका जो मेजरमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इस इंडेक्स को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, क्या इसका जो रिलीज है वो आपको एनएसओ के थ्रू देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। एक तो आपको बेस ईयर पता होना चाहिए, एक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और रिलीज के बारे में एक और आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या इसको मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है या एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फरवरी मंथ का जो ग्रोथ है उसको बताया गया है। तो क्या मंथली बेसिस पे या 2 मंथ्स के अंदर में कब इसको रिलीज किया जाता है, तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आईआईपी इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से। 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया कि दिल्ली के जो सीएम है जिन्हें अरेस्ट किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एक केस के अंदर में, कि उनको यहाँ पे जो उनका जो पोस्ट है उससे रिमूव किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था जिसे हाई कोर्ट ने रिलीज किया गया है, सॉरी इसको रिजेक्ट कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से इंफॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हमने इस केस के बारे में डिस्कस किया है, जो भी बेसिक्स हैं। क्या यहाँ पे सीएम को जो अरेस्ट है वो किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स अरेस्ट यहाँ पे किया गया है, सम्मन सेंड किए गए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो आपको यहाँ पे जो नोटिस है, सम्मन है, ये होमवर्क भी आपको दिया गया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर में कि आपको नोटिस, सम्मन और नोटिफिकेशन है इनके डिफरेंसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या किसी आर्टिकल के अंदर में उनको कवर किया जा सकता है, जो आर्टिकल 12 आपको देखने के लिए मिलता है नोटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से, क्या नोटिफिकेशन, सम्मन और यहाँ पे जो सर्कुलर्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है आर्टिकल 12 के अंडर में। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको इसे रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स, स्पेस सेक्टर के अंदर जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका यहाँ पे जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपको एक स्काई रूट एरोस्पेस नाम का जो कंपनी है वो देखने के लिए मिलेगा। उनके द्वारा बेसिकली जो लॉन्च व्हीकल है उसको यहाँ पे जो टेस्ट है वो किया गया है। आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है वहाँ पे जो टेस्टिंग है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए,
ये जो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड का जो एरिया है उसके द्वारा बेसिकली किस लेक को यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से सेपरेट किया जाता है, कौन सा ऐसा जो लेक है उसको यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा नाम का जो आइलैंड है उसके द्वारा बे ऑफ बंगाल से सेपरेट किया जाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। अब ये ऑलरेडी हम इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका रिवीजन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है उसके द्वारा इस लेक को सेपरेट किया जाता है, क्या वो पुलिकेट लेक है या कोई दूसरा लेक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेस सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका जो रोल है वो इंक्रीज हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे स्काई रूट कंपनी के द्वारा बेसिकली लॉन्च व्हीकल का टेस्टिंग किया गया। उससे पहले आप देखिए कि एक रॉकेट है उसका भी जो टेस्टिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। विक्रम एस नाम का जो रॉकेट है उसका जो टेस्टिंग इनके द्वारा किया गया था। लॉन्च व्हीकल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मल्टीपल स्टेज हैं वो कवर की गई हैं इस यहाँ पे लॉन्च व्हीकल के द्वारा। आप देखिए कि बेसिकली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे जो वैक्यूम स्पेस है उसके अंदर भी जो पुश करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्टिंग के रिगार्डिंग में, उसका भी जो यहाँ पे उस स्टेज है उसका भी टेस्टिंग किया गया है लॉन्च व्हीकल के ही पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टूरिज्म के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि इंडियन रेलवे के द्वारा टूरिज्म को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से भारत गौरव नाम का जो ट्रेन है उसको यहाँ पे चलाया जाएगा। पुरी नाम का जो रिलीजियस प्लेस है, काशी है जो आपको वाराणसी है वो देखने के लिए मिलेगा, और अयोध्या नाम का जो सिटी है वहाँ पे। तो भारत गौरव नाम का जो ट्रेन है उनको चलाया जाएगा रिलीजियस टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। पुरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो ट्रेन है, काशी जो बनारस है उसके रिगार्डिंग में, और अयोध्या नाम का जो सिटी है उसके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सिटीज़ है जहाँ पे इनको चलाया जाएगा। पुरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको जो ब्लैक पगोडा है जिसको कि हम कोणार्क का जो सन मंदिर के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पे पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है जिसे व्हाइट पगोडा के रूप से जाना जाता है। तो आप देखिए कि ये जो दोनों टेम्पल्स है पास के ही सिचुएटेड हैं। कोणार्क का जो सन मंदिर है जिसे कि हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा जो व्हाइट पगोडा है उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, जगन्नाथ जो टेम्पल है उसको यहाँ पे। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंस है इनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के पर्सपेक्टिव से। काशी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, रिसेंटली हमने वहाँ पे बनारस के रिगार्डिंग में जो मसान होली है उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो मसान होली है जो बेसिकली यहाँ पे भस्म है उससे उस होली को खेला जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अयोध्या के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अयोध्या के अंदर एक टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने के लिए मिला है। टेम्पल के अगर हम स्टोन्स के बारे में डिस्कस करें तो स्टोन्स आप देखिए कि राजस्थान के अंदर एक माइनिंग साइट है जो ईस्टर्न राजस्थान के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम साइट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि बंसी पहाड़पुर नाम का जो साइट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, बंसी पहाड़पुर, जहाँ पे जो रेड सैंड स्टोन है उसको निकाला जाता है स्टूडेंट्स। उसी स्टोन को यूज किया गया है अयोध्या के जो टेम्पल है जिसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बंसी पहाड़पुर के बारे में डिस्कस करें, और भी काफ़ी सारा जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर में यहाँ का जो स्टोन है उसको यूज किया गया है। अयोध्या के अंदर जो टेम्पल बना है वो आपको नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक यहाँ पे आपको जो सिंबल है वो देखने के लिए मिलता है। नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में जो नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर में बेसिकली आपको यहाँ पे जो चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है उसको क्रिएट किया गया है, और ये जो फीचर है बाउंड्री वॉल का वो आपको देखने के लिए मिलेगा द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन भारत गौरव के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक चिल्ड्रन है जो अक्यूज्ड है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि उनको यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में कवर किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 18 ईयर का जो पर्सन है उसको एज ए चिल्ड्रन के रूप से डेजिग्नेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि 16 से 18 एज का कोई पर्सन है और उनके द्वारा कोई भी यहाँ पे हीनियस क्राइम को कमिट किया गया है तो उनको बेसिकली एज ए एडल्ट के रूप से यहाँ पे शामिल किया जाएगा, उसको चिल्ड्रन के रूप से नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है जो अक्यूज्ड है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि उनको जुवेनाइल जस्टिस के अंडर में इसी वजह से शामिल किया गया है कि जो चिल्ड्रन वर्ड का जो मेंशन है वो आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में देखने के लिए मिलता है। पोस्को एक्ट के अंदर में जो चिल्ड्रन का जो टाइटल है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। 18 ईयर से जो बिलो है उनको उनके अगेंस्ट में कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्टिविटी किया गया है उनको बेसिकली एज ए पोस्को एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
स्टूडेंट्स निर्भया केस के बारे में आपको पता होगा। निर्भया केस जो दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है, दिल्ली के अंदर में एक केस है जो 2012 के समय देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में आप देखिए कि JS वर्मा कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वुमेन्स का जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में। तो उसी का पर्सपेक्टिव से जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उस निर्भया केस के बाद में इसको अमेंड किया गया कि 16 एज से जो कम का जो 16 to 18 एज का जो मिडिल ग्रुप है, इस यहाँ से कोई पर्सन है वो बिलोंग करता है, उनके द्वारा कोई हीनियस क्राइम को कमिट किया गया तो एज ए एडल्ट के रूप से उनको डिजाइन की एडल्ट के रूप से उनके अगेंस्ट में जो केस है वो चलाया जाएगा। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि आप देखिए कि जो निर्भया केस है उसके अंदर एक पर्सन आपको जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। बाद में उनको रिलीज भी किया गया था उन एक पर्सन को, और उनको अलग से जो रिहेबिलिटेशन है, उनका जो नेम चेंज करके एक डिफरेंट आइडेंटिटी है उसको भी प्रोवाइड किया गया उसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए रिसेंटली यूएस के कुछ बेसिकली यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं, उनके द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया जिसमें दिल्ली के जो CM है उन्हें अरेस्ट किया गया है। दिल्ली के CM को अरेस्ट करने के बाद में उनके द्वारा जो इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो कमेंट है वो किया गया था, इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको सम्मन भी किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हमारे एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करें यहाँ पे, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको इस तरीके का डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इस तरीके से कि अगर किसी टेररिस्ट के द्वारा भी इंडिया के अंदर अटैक किया गया है तो उनको कम्प्लीटली यहाँ पे जो प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर है उसका जो एक्सेस है उनको ग्रांट किया गया है। उनको जो कम्प्लीटली उनका जो आपको जो केस है वो देखने के लिए मिलता है 3 to 4 ईयर के रिगार्डिंग उनका जो केस है वो चलाया गया है। उस केस का जो कम्प्लीटली जो सुनवाई है वो किया गया, बाद में उनको जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया गया था। तो आप देखिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर जो इंडिया का एक आइडेंटिटी एक सिंबल हुआ करता है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के अंदर में सभी लोगों को अलाउ किया जाता है। तो इस तरीके से जो कमेंट्स है उसके ऊपर जो सम्मन किया गया है अथॉरिटीज़ के बारे में, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में है। आप देखिए कि 2021 के समय में कुछ कंट्रीज़ के द्वारा एक ट्रीटी है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि यहाँ पे एक पेंडेमिक के रिगार्डिंग में जो ट्रीटी है उसको अडॉप्ट किया जाए। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम 1948 के समय में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग में एक ट्रीटी है वो देखने के लिए मिलती है। हेल्थ के रिगार्डिंग में एक ट्रीटी है वो आपको 1948 के समय देखने के लिए मिलेगा। और उसके जस्ट बाद में आप देखिए कि 2021 के समय अडॉप्ट करने के बारे में डिस्कस किया था। अभी उसका जो नेगोशिएशन है उसके रिगार्डिंग में आपको एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी है वो देखने के लिए मिलती है। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी है उसके द्वारा उसको नेगोशिएट है वो किया गया है। पेंडेमिक के पर्सपेक्टिव से ट्रीटी है। आप देखिए कि कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ तो आपको एक वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारे ऐसे केसेज हैं, काफ़ी सारे ऐसे वायरस हैं जो एनिमल्स के अंदर ओरिजिनेट करते हैं, और एनिमल्स के साथ में हमारा जो कम्प्लीटली जो रिलेशन है उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वो ह्यूमंस के अंदर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्यों ना जो सर्विलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली ह्यूमंस के लिए ही ना किया जाए, एनिमल्स को भी कंटिन्यूस यहाँ पे जो सर्विलेंस है हेल्थ के रिगार्डिंग का जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जाए। तो उसी पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में UNFCCC है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में ये आपको UNCBD है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि पेंडेमिक के रिगार्डिंग में आउटब्रेक्स के पर्सपेक्टिव से भी एक ट्रीटी है वो होना चाहिए, उसका रेगुलर मीटिंग होना चाहिए, जिससे कि हेल्थ के सेक्टर के अंदर में वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है जो तो आपको एनिमल्स और ह्यूमंस का जो टुगेदर जो सर्विलेंस है कंटिन्यूस यहाँ पे जो रिसर्च है उसके बारे में है। तो यहाँ पे जो पेंडेमिक है न्यू आउटब्रेक है उसको एनालाइज किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप देखिए नेक्स्ट इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि 2024 का जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है उसे रिलीज किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके साथ में आपको इंटरनेशनल जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है 2024 को यहाँ पे रिलीज किया गया। एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि एजुकेशन जिन्होंने हायर इंस्टीट्यूशन से सिक्योर किया है उनके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है।
एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्या है, 2024 का जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, ILO के द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है उनके द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। एम्प्लॉयमेंट के जो क्राइटेरियाज हैं उसको एनालिसिस किया जाता है, इंक्रीज को जो किया गया है 2001 से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो 2001 की कंपेरिजन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कोल का जो डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि समर का जो समय है वो आ चुका है, और समर के समय के अंदर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मोर डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कूलिंग के पर्सपेक्टिव से भी यूज किया जाता है इंडिया के अंदर में। और आप देखिए कि 2023 के समय में मानसून का फेलियर की वजह से अगस्त का जो मंथ है उसके अंदर में काफ़ी सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर है या इलेक्ट्रिसिटी के जो कट्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कोल का जो इम्पोर्ट है वो कितना किया जाए, उसका ब्लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी है यहाँ पे कि कोल का जो इम्पोर्ट है उसको कितना किया जाए, जो कि यहाँ पे पावर का जो प्रोडक्शन है जो बेसिक हमारे कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से उसको फुलफिल किया जा सके। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, एग्जाम के पर्पज से आपको ज़्यादा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये यहाँ पे आप देखिए कि मानसून फेलियर है, डोमेस्टिक जो थर्मल का जो कोल का जो स्टोरेज है उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कंटिन्यूस आपको अगर ज़्यादा ही रीड करना हो तो कोल के पर्सपेक्टिव से आप रीड करने ला कुछ हमारे यहाँ पे कोल के जो प्लांट एरिया हैं कहाँ पे जो कोल का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है, और कोल का जो कितना टाइप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन के बारे में है, तो आप देखिए यूरोपियन कमीशन के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे जो सोशल मीडिया का जो कंपनीज है उनके द्वारा किस तरीके का कोई अनफेयर प्रैक्टिस है उसको किया गया है या नहीं किया गया है। तो जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं उनका बेसिकली यहाँ पे स्क्रूटनी है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो आपको ये कि यूरोपियन कमीशन का एक एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है जिसे कि हम डिजिटल मार्केट एक्ट के नाम से जानते हैं। आपको डिजिटल मार्केट एक्ट है यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर में क्या एनालिसिस किया जाएगा कि जो टेक के जो जाइंट्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि स्पॉटिफाई है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनके द्वारा किसी तरीके का यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उनका नॉन कंप्लाइंस जो किया गया है नहीं किया गया है, उसी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। रिसेंटली आप देखिए कि यहाँ पे प्ले स्टोर के रिगार्डिंग में, प्ले स्टोर के पर्सपेक्टिव से कुछ जो ऐप्स हैं उनको कम्प्लीटली जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है उसको अडॉप्ट किया गया था गूगल प्ले स्टोर के द्वारा। 30% का जो चार्जेज है उसके पर्सपेक्टिव से भी हमने डिस्कस किया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ जजमेंट्स को भी डिलीवर किया गया है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी बार जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से उनको जो फाइन है वो किया जाता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि मेंस 2023 के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन कमीशन के बारे में या यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो आप देखिए कि वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्ट के थ्रू ये जो स्क्रूटनी है उसको कैरी आउट किया जाएगा कि उनके द्वारा कोई अनफेयर प्रैक्टिस है, नॉन कंप्लाइंस का जो एक्टिविटी है उसको जो कैरी आउट नहीं किया गया है डिजिटल मार्केटिंग एक्ट के अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट 10 ईयर के अंदर में, आप देखिए कि 6 टाइम्स आपको जो 60% वर्ल्ड के अंदर में जो इंटरनेट का जो कट है या इंटरनेट बैन का जो सिचुएशन है वो आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। टोटल आपको जो ये देखिए कि वर्ल्ड के अंदर जो ब्लैक आउट्स के जो केसेज है जिसमें 60% इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बिहाइंड में काफ़ी कुछ रीजन है। आप देखिए कि आर्टिकल जब 370 को वो उस समय में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिमूव किया गया था, तो उस समय में कश्मीर के अंदर काफ़ी दिनों के लिए इंटरनेट बैन है वो देखने के लिए मिला है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग के प्रोटेस्ट के दौरान में लेटर फेज के अंदर में आपको जो फार्म लॉज हैं, फार्म लॉज के अंदर में जो फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया था उस समय भी आपको जो इंटरनेट का जो बैन है, इंटरनेट का जो कट है वो देखने के लिए मिलता है। इसी के पर्सपेक्टिव से 2021 के समय में अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को डिलीवर किया गया कि इंटरनेट बैन की वजह से एजुकेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 19 के अंडर में आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो के रिगार्डिंग में जो इम्पैक्ट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। इसी आर्टिकल 19 के अंदर में आपको जो बिजनेस को कंडक्ट करने का जो प्रोविज़न है वो भी देखने के लिए मिलता है।
तो आप देखिए कि यहाँ पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया कि आपको बिजनेस का जो इम्पैक्ट है, जो ट्रेड है, उन सभी के ऊपर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा इंटरनेट बैन की वजह से। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा इनकम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका सेक्शन 29A को यूज़ किया जाता है काफ़ी बार, कुछ कंटेंट है उसको ब्लॉक करने के पर्सपेक्टिव से। तो ये सभी जो प्रोविजंस है वो आपको यहाँ पे इंटरनेट फ्रीडम या ऑनलाइन जो फ्रीडम है उसके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर में जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको एक्सटेंड किया गया है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि ये 1958 का जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको कुछ स्पेशल पावर है वो दे दी जाती है। आप देखिए कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर में किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया के रूप से डिक्लेयर किया गया है, तो उस एरिया के अंदर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला स्टूडेंट 2005 के समय में एक जीवन रेड्डी कमेटी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है। आप देखिए कि जो जीवन रेड्डी कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी के नाम से हम उसे जानते हैं। तो उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको रिमूव कर देना चाहिए, उसको प्रेजेंट समय में ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो आप देखिए कि आईपीएस के पर्सपेक्टिव से है, उनके टेन्योर के समय में उनके रिगार्डिंग में कोई केस है तो उसके पर्सपेक्टिव से उनको कन्विक्ट किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं इंडिया का विजिट के लिए आए हैं और इंडिया का जो अप्रोच है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है उनके द्वारा कि इंडिया को जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर एज ए लीडर का जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट है उसी के रोल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। अगर हम इस फोटो के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं राजघाट का जो विजिट है उसके लिए गए हैं। राजघाट आपको देखने के लिए मिलता है हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनका जो मेमोरियल है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट जब G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था तो वर्ल्ड के जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे महात्मा गांधी को जो पीस के पर्सपेक्टिव से जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया था इसी G20 की मीटिंग के दौरान में, जो कि आपको सितंबर 2023 के समय देखने के लिए मिला है। यूजीसी के द्वारा कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स लेने के बारे में डिस्कस किया गया है कि नेट है उसको पीएचडी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग में यूज किया जाएगा, तो उसी का यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के द्वारा देखने के लिए मिला है। एग्जाम के पर्पज से आपको यूजीसी के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसके बारे में आप रीड करना आपके लिए ये होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में है, आप देखिएगा आर्टिकल 22 के अंडर में आपको जो एडवाइजरी बोर्ड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि एडवाइजरी बोर्ड्स को कम्प्लीटली एज ए रबर स्टैम्प के रूप से नहीं वर्क करना चाहिए। उनको यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है और पब्लिक ऑर्डर का जो सिचुएशन है उनके बीच जो डिफ्रेंशिएशन है उसको कैरी आउट करना चाहिए। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, तो आप देखिए कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है वो कैरी आउट किया गया है उस समय में आपको जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एडवाइजरी बोर्ड्स के द्वारा उनका जो डिटेंशन है उसको एग्जामिन किया जाता है, क्या उनका यहाँ पे जो डिटेंशन है वो वैलिड है या नहीं है। तो एडवाइजरी बोर्ड को एज ए सेफ्टी वॉल के रूप से भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि एडवाइजरी बोर्ड्स के द्वारा कंप्लीटली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे नहीं मानने का ज़रूरत है। उनके द्वारा सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है या लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग इनका जो डिटेंशन है वो इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स पब्लिक ऑर्डर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो लार्ज स्केल के ऊपर जो अगर किसी पर्सन के द्वारा जो डिस्टर्बेंस है वो कैरी आउट किया जाता है तो वहाँ पे आपको पब्लिक ऑर्डर का जो पर्सपेक्टिव है वो देखने के लिए मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर आपको स्मॉल स्केल के ऊपर देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू द पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग में। यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट है उसे पब्लिश किया गया है, फूड वेस्ट इंडेक्स है यूएन के द्वारा। आप देखिए कि जो फूड का जो वेस्ट का जो इंडेक्स है कि वेस्ट नहीं होना चाहिए फूड यहाँ पे, तो फूड वेस्ट इंडेक्स है उसका रिपोर्ट को रिलीज किया गया यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट्स, यूएनईपी का नैरोबी के अंदर हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। यूएनईपी के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपको एक यूके बेस आपको एक एनजीओ है वो भी देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम वाटर रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं।
व्रेप नाम का जो एनजीओ है, यूएनईपी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। फूड वेस्ट इंडेक्स है। इंडेक्स को रिलीज किया गया है जस्ट 1 डे बिफोर द 30 मार्च। 30 मार्च का जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप से। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आपको ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूके और यूएस ऐसे 4 कंट्री देखने के लिए मिलते हैं जिनके द्वारा वेस्ट के रिगार्डिंग में जो डाटा है उसको प्रिपेयर किया जाता है कि फूड का जो वेस्ट है वो ज़्यादा तो नहीं हुआ है उनके रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें यूएन का जो ये रिपोर्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स के रिगार्डिंग में, जो कि यूएनईपी एंड वर्ल्ड का जो वाटर रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के द्वारा जिसको रिलीज किया गया है, तो आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि 1 मिलियन के आसपास जो मील हैं वो यहाँ पे वेस्ट होती हैं पर डे के अंदर में, अगर हम टोटल हाउस होल्ड्स के परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके अंदर गोल नंबर जो 12 है, 12.3 जो एसडीजी गोल है, उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो वेस्ट है, फूड का जो वेस्ट है उसको हाफ करना है 2030 तक। ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने के लिए मिलेगा। 30 मार्च का जो डे है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के परस्पेक्टिव से है कि हमें जो जीरो वेस्ट है उसे अचीव करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे है, उसके पर्सपेक्टिव से है कि इजराइल को यहाँ पे जो पीस है उसे इंश्योर करना चाहिए गाजा स्ट्रिप के अंदर में। आप देखिए कि हेग के अंदर सिचुएटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे जीनोसाइड के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है उसको भी फाइल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यूएस और ताइवान के रिगार्डिंग में है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो सी ऑफ क्रीमिया का जो सी है वहाँ पे एक रसिया का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है, कुछ जेट्स हैं वो यहाँ पे क्रैश हुई हैं, उसके रिगार्डिंग में है। तो क्रीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रसिया के द्वारा 2014 के समय जो क्रीमिया है उसको अनेक्स कर लिया गया था। क्रीमिया आपको ब्लैक सी के अंदर देखने के लिए मिलता है। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो सी ऑफ अजोव है और जो ब्लैक सी है उसको सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कि जिसके द्वारा सेपरेट किया जाता है ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। तो आप देखिएगा आपको कर्च स्ट्रेट है वो देखने के लिए मिलेगा कि जो कर्च स्ट्रेट है उसके द्वारा सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को सेपरेट किया जाता है। तो क्रीमिया के पर्सपेक्टिव से आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बॉम्बिंग कंटिन्यू है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो पीस टॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और फिलीपाइंस के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा चाइना को वार्निंग इशू किया गया है कि कंटिन्यूस अगर उनके द्वारा साउथ चाइना सी के अंडर में इस तरीके का एग्रेशन का एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाएगा तो उनके द्वारा भी जो काउंटर मेजर्स है उनको यूज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। उसके बारे में आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसे यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।